नमस्ते बच्चों, आप सबका एसी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको 2019-20 के फाइनल पेपर के क्वेश्चन नंबर 32 से करवाने जा रहे हैं। इससे पहले मैं 31 तक सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं। आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको क्लिक करके भी उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। और इस क्वेश्चन के अलावा जो इससे रिलेटेड जो चीज़ें वो भी आपको बताई जाएंगी जो चैप्टर में है, ठीक है। अब फटाफट हम सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में 32 क्वेश्चन आप ध्यान से देखो। इसमें लिखा है समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा CD का मध्यबिंदु P है। P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD। देखो ध्यान से देखो, ये जो P है ना, इस CD का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब पता ना, जो एक लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है उसे मिड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसने बोला है कि C से PA के समांतर रेखा खींची गई है। देखो ये जो C है ना, ये C, ध्यान से देखो, C से PA के समांतर मतलब PA के पैरेलल, ये जो PA है इसके पैरेलल लाइन खींची गई है, यानी कि AP पैरेलल CR है। AP पैरेलल किसके है? CR के है। क्यों है? क्योंकि ये इसके पैरेलल खींची गई, तो एक लाइन को कितना मर्जी आगे तक बढ़ा लो, अगर वो बोल रहे इतना पार्ट इसके पैरेलल है तो पूरे के पैरेलल होगा, ठीक है। इसको जितना मर्जी आगे बढ़ा लो वो पैरेलल ही होगा, क्योंकि पैरेलल का मतलब होता है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते। क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा तभी आप आंसर कर पाओगे। फिर आगे उसने बोला है कि आप प्रूव करके देखो DA बराबर AR होगा, DA बराबर AR होगा, ठीक है। अगर आपने मिड पॉइंट थ्योरम करी है तो आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिलहाल मैं मिड पॉइंट थ्योरम अभी नहीं करवा सकता, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी आप इस क्वेश्चन को देखो। मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समरी बता रहा हूँ कि मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है। देखो बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम में होता है कि अगर एक ट्राइंगल में अगर दो साइड हैं उनका मिड पॉइंट ले लिया जाता है, ठीक है, उसको मिला दे जाए तो तीसरे के जो है पैरेलल होगी। अगर इस लाइन का मिड पॉइंट इस लाइन का मिड पॉइंट को मिला दे जाएगा तो तीसरी वाली लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है। आप जरूरी नहीं है कि इन दो लाइन को लो, आप इसको और इसको भी ले सकते हो। अब इसका मिड पॉइंट इसका पॉइंट मिला दोगे तो तीसरे वाले के वो पैरेलल होगा, ठीक है। और ये आधा भी होगा। अगर ये 10 है तो ये 5 होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अगर ये 10 है तो ये 5 होगा। अगर ये 4 है तो कितना होगा? ये 8 होगा, ठीक है। छोटा वाला छोटा होगा, बड़ा वाला बड़ा होगा, लेकिन डबल होगा। क्या होगा? डबल होगा। यहाँ तक क्लियर होगी मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम में कन्वर्स क्या हो जाता है? कन्वर्स ये हो जाता है, अगर ये चीज़ समझ गए तो क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे वाला। कन्वर्स का मतलब होता है बच्चों कि वो बोल देगा कि ये लाइन तो इसके पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, तो ये क्या होगा? मिड पॉइंट ही होगा, ठीक है। कन्वर्स का मतलब होता है आपको पैरेलल दे देगा और एक मिड पॉइंट दे देगा, तो दूसरे के बारे में पूछ लेगा। समझ में आ गई? ये इसके पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है, तो ये भी मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं मध्य बिंदु। क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज साथ के साथ देता रहूँगा, ठीक है। सबसे पहले अगर प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं तो पहले गिवन लिखोगे। क्या लिखोगे? गिवन, ठीक है। फिगर यहाँ बनी हुई है, फिगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। गिवन में हमें क्या दे रखा है कि P जो है मिड पॉइंट है DC का। P क्या है? मिड पॉइंट है DC का। P इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, ठीक है। यहाँ से अगर कोई मिड पॉइंट होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? DP बराबर क्या होगा? PC के। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? P DC का मध्य बिंदु है। मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना, P DC का मध्य बिंदु है, इसलिए करके ये सेम लिखना है। यहाँ गिवन की जगह हिंदी वाले क्या लिखेंगे? दिया है, ठीक है। और उसके बाद सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? टू प्रूव। अब प्रूफ क्या करना है? DA जो है वो इक्वल है AR के, ठीक है। ये देखो, हमें प्रूफ करना है DA AR। और हमें क्या गिवन है? इसने बोला है कि लाइन इसके पैरेलल है। तो देखो, ये मैंने अभी आपको पूरा समझा दिया था कि ये वाली जो लाइन है पूरे के पैरेलल है, AP पैरेलल है CR के। क्योंकि हमें देखो यार डायरेक्टली नहीं लिखा, पूरी स्टेटमेंट दे के लिखा है। क्या लिखा है कि अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू C पैरेलल टू PA इंटरसेक्ट AB एट Q, कि AB पे जो Q पे काट रही है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस तरीके से इसको आगे एक्सटेंड किया गया R तक, तो AP पूरा का पूरा जो है पैरेलल होगा CR के, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट नहीं लिखा, और यहीं इसलिए बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। यह एंड लिख देना, हमें दे रखा है AP जो है वो पैरेलल है CR के, ठीक है। क्लियर हो गया? अब आपको कन्वर्स वाली मिड पॉइंट थ्योरम का प्रयोग करना है और आप इस आंसर को निकाल लोगे। अब प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ में अब आपको देखना है कि कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है ट्रायंगल के बेस पर है। अब देखो इसमें कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल बन रहा है DRC। बनना नहीं बन रहा तो बस सिंपल सी बात है, ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल DRC, ठीक है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? त्रिभुज DRC में। क्या लिखेंगे? त्रिभुज DRC में। अब फटाफट लिख दो कि अब इस ट्रायंगल में देखो कि हमें क्या दे रखा है? ये वाली लाइन इसके पैरेलल दे रखी है और हमें ये मिड पॉइंट लिखा है, तो ये मिड पॉइंट ही होगा और ये दोनों बराबर हो गए, बस खत्म। अब फटाफट लिखना सीख लो। लिखेंगे कैसे? ये लिखेंगे इन ट्रायंगल DRC AP पैरेलल है CR के। आप RC भी लिख सकते हो, AP पैरेलल CR एंड P is the midpoint of DC। हिंदी में क्या लिखोगे? AP समांतर CR तथा P
डी सी का मध्य बिंदु है, पी डी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे भी वही लिखनी है। तो इसलिए क्या होगा, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ डी आर, ठीक है। ये ए जो है मिड पॉइंट होगा डी आर का। समझ में आ गई क्यों हुआ, यहाँ ब्रैकेट में लेते हुए बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। चलो मैं लिख देता हूँ कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे प्रतिलोम मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा, मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा, ठीक है। हिंदी में आप ऐसा लिख लोगे, ठीक है। तो अब ये आ गया। तो इसलिए अब कोई मिड पॉइंट होता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो बिल्कुल बीच में है, तो इसका मतलब क्या होगा, डी ए बराबर ए आर आ गया, डी ए बराबर क्या आ गया, ए आर, ठीक है। हैंस प्रूफ। देखो ज्योमेट्री वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आप तभी अच्छे से कर सकते हो जब कुछ थ्योरम अच्छे से समझी हुई है, कंसेप्ट क्लियर है। देखो रटी हुई नहीं कह रहा, थ्योरम समझी हुई, उससे कंसेप्ट क्लियर। क्योंकि अगर आपने थ्योरम का कंसेप्ट समझ लिया तो टफ से टफ क्वेश्चन आ गया, आपको बस पता लगानी है कि कौन सी थ्योरम लग सकती है। आपके समय हिंट भी होगी क्योंकि क्वेश्चन तो दिया ही होगा, तो आप अपने आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आप 32 का और वाला क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि अभी तो मैं आपको एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में तो दोनों में से एक करनी है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ सारी समझाऊंगा, इसलिए और वाला क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अब उन्होंने बोला इफ द डायगोनल ऑफ ए कोलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन कोलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये तो बुक का ही क्वेश्चन ही है, एक्सरसाइज 8.1 का, है ना। तो इसको तो हम आराम से कर लेंगे। एक बात ध्यान सुन लो कि जो हमें गिवन होता है, ठीक है, हमें वैसी फिगर नहीं बनानी, जो हमें टू प्रूव करना है वैसी फिगर बनानी है, क्योंकि यह फिगर नहीं दे रही कि फिगर बनानी पड़ेगी, ठीक है। इफ द डायगोनल ऑफ ए कोलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन कोलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की फिगर कैसे होती है, ठीक है। ये सारी फिगर है ए बी सी डी, ठीक है। ये हमने समांतर चतुर्भुज की फिगर बना दी। अब उसने बोला डायगोनल जो है कोऑर्डिनेटर की वो क्या करे, बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते समद्वि भाजक कर रही है। तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये हमें दे रखा है, इसको हमने ओ मान लिया, ठीक है। अब गिवन आप क्या लिखोगे, गिवन आप यहाँ से लिख लेना, मैं बोल देता हूँ, लिख देना दिया है एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्वि भाजक करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखोगे, दिया है द डायगोनल ऑफ ए कोऑर्डिनेटर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो अब यहाँ से देख के लिख लेना। उसके बाद टू प्रूफ क्या करना, टू प्रूफ लिख देना कोऑर्डिनेटर इज ए पैरेललोग्राम। हिंदी में इंग्लिश हिंदी वाले क्या लिखेंगे, चतुर्भुज है एक समान चतुर्भुज है, ठीक है। आगे लिख देना ए बी सी डी, क्योंकि मैंने ए बी सी डी नाम लिखा है ना, तो आप लिख देना ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। एक बात और सुन लो, मैंने ए बी सी डी यहाँ लिखा है, किसी बच्चे ने ए बी सी डी यहाँ लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस लाइन से होना चाहिए, ए बी सी डी होना चाहिए, ए बी डी सी मत लिख देना। कई बच्चे से करते ए बी सी डी, फिर कहते हैं हमारा आंसर टीचर ने गलत कर दिया। क्यों कर दिया फिर, ठीक है, आपको पता लग गया होगा क्यों गलत कर दिया, मैंने आपको बता दिया। अब पत्ती में जाओ, प्रूफ में जाओ। अब आपको पता होना चाहिए ना पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, तभी तो आप पैरेललोग्राम प्रूफ करोगे। पैरेललोग्राम तो सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है। पैरेललोग्राम में कहता है अपोजिट साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब आप इसके अपोजिट साइड इक्वल कर दो तो हो गया प्रूफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को इक्वल साइड करने के लिए हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे, ठीक है। अब कोई से भी दो ट्रायंगल ले लो, एक ट्रायंगल ये ले लिया, एक ट्रायंगल ये ले लिया। इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। अब इन ट्रायंगल में तीन चीज़ें इक्वल बता दो, ठीक है। देखो डी ओ बराबर होगा बी ओ के, ठीक है, ए ओ बी, ठीक है, ए ओ डी और बी ओ सी हमने लिखा। तो डी ओ बराबर होगा, डी ओ बराबर किसके होगा, बी ओ के, ठीक है। समझ में आ गई आपको यहाँ तक। वैसे लिखने का जो सही तरीका होता है, जैसे ए ओ डी लिख रहे हैं तो यहाँ सी ओ बी ट्रायंगल लेंगे, सी ओ बी, ठीक है। अब कई बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं, कंडीशंस को गलत कर देते, इसलिए मैंने बिल्कुल सही वैसे लिख दिया जैसे लिखना चाहिए। ए ओ डी लिख रहे तो सी ओ बी लेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने लिया डी ओ बराबर किसके, बी ओ के, ठीक है। देखो बिल्कुल सेम आ रहा है। उसके बाद ए ओ इक्वल आएगा सी ओ के, ठीक है। क्यों आएगा, गिवन है, बाइसेक्ट लिखा था ना हमने, ये दो जो डायगोनल्स होती है विकर्ण होते हैं तो बाइसेक्ट करते तो गिवन है। अब तीसरी चीज़ बताओ जो इसमें होनी चाहिए, ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, कांटा लगा है ना, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इसका नाम क्या एंगल, ए ओ डी, तो ये क्या आ जाएगा, सी ओ बी के, क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ठीक है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो ये ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ बी के, हो गया कॉन्ग्रुएंट। यहाँ तक क्लियर होगा। अब जब
कौन से रूल से हुआ पहले बताओ। देखो साइड के बीच में एंगल है तो बाय SAS रूल से हो गया, ठीक है। हिंदी वाले SAS नियम द्वारा लिख देंगे, ठीक है। अभी हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, बाय CPCT कर देंगे। क्या करेंगे, AD बराबर होगा BC के, ठीक है। AD बराबर किसके होगा, BC के, ठीक है। समझ में आ गया। BC लिख लो या आप CB लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। अब ये हो गया तो ये कैसे लिखेंगे, CPCT। तो चाय पियो कप तोड़ो, याद करने का तरीका। नहीं तो बोलते क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सारे इक्वल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों इक्वल आ गए, ये क्या आ गए, इक्वल आ गए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको पैरेलल भी प्रूव करना पड़ेगा। क्या प्रूव करना पड़ेगा, पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान सुनो कि जब ये दो साइड इक्वल हैं, ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा। तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए। जब आपको पता होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो हैं जब वो बराबर होते हैं तो वो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। क्या होती है, पैरेलल होते हैं। तो हम ये भी चीज़ कर देंगे, कहीं इसी के बाद लिख देते हैं सिमिलरली करके, लेकिन हमें पूरा दिखाना चाहिए। तो मैं एक बात आपको बोलूँगा, यहाँ 1 मान लो, ठीक है, समझ गए ना, 1 है और ये 2 मान लो और इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये लिख दोगे एंगल 1 बराबर 2 के होगा, एंगल 3 बराबर 4 के होगा, CPCT। इससे क्या होता है, 1 2 3 4 मानने से क्या होता है, हमें पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ती, ठीक है। अब आप लिखोगे 1 = 2 के है, 1 = 2 के है। देखो आमने सामने की जो है ये दो एंगल क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। और ये जो जैसे आप यहाँ 1 2 ना लेके 3 4 ले लो, ठीक है, क्योंकि हम इसकी इन दो लाइनों की बात कर रहे हैं ना। अब ये 3 4 क्या है, दोनों इक्वल हैं। और ये जो लाइन जा रही है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। क्या है, ट्रांसवर्सल। BD इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है जब दो लाइनों को कोई काटते हुए जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। हिंदी में क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, AB जो है वो पैरेलल है BC के, AD जो है वो किसके पैरेलल है, BC के। समझ में आई, याद रख लो, क्योंकि देखो सारे कंसेप्ट है ना, अब एक क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट नहीं बता सकता, लाइन वाइज चलेंगे। अभी इसी क्वेश्चन के लिए समझ लो, ठीक है, कि अगर ये और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाते हैं और ये लाइन इसको ट्रांसलेट करके जा रही है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो हमने लिख दिया AD पैरेलल होगा BC के। अब लिखेंगे ये देखो, ये दोनों बराबर भी है और ये दोनों पैरेलल भी है, दोनों बराबर भी और दोनों पैरेलल भी है। तो ये हम फर्स्ट एंड सेकंड से लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ABCD इज पैरेललोग्राम, ABCD इज पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। जब दो लाइन आपस में इक्वल होंगी, ध्यान से सोचो, जब दो लाइन आपस में इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी, तो इसकी दूरी और इसकी दूरी भी इक्वली होगी और पैरेलल ही तो होगी। इसलिए हमने आमने सामने की जो साइड थी उसे क्या करते हैं, इक्वल भी कर दिया, पैरेलल भी कर दिया, तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। इसलिए हिंदी वाले लिख देंगे, इस प्रकार सिद्ध हुआ ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा, ठीक है। 4 नंबर के क्वेश्चन अब इतना ईजी तो देगा नहीं, ठीक है ना। अब जिन बच्चों को कंसेप्ट क्लियर है तो वो तो कहेंगे हाँ बहुत मज़ा आ गया, ठीक है। बाकी अगर आपको मज़ा लेना है तो थोड़ा मेहनत कर लो, ठीक है। 33 क्वेश्चन समझ में आ गई, 33 क्वेश्चन। बाकी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जैसे आपको कुछ चैप्टर समझ नहीं आ रहा तो कौन कौन चैप्टर करें जिससे आप पास हो जाए, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। यदि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, देखो ध्यान से क्वेश्चन देख लो पहले, कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दुगनी कर दी जाए तो नए त्रिभुज और वास्तविक त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालो। इफ द ईच साइड ऑफ ट्राइंगल इज डबल, मतलब जितने भी साइड है ना ट्राइंगल उसको डबल कर दिया जाए, तो जो पुराना ट्राइंगल और नया ट्राइंगल उसकी रेशियो निकालो एरिया की, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने एक ट्राइंगल ले लिया, इसकी साइड 1 1 1 मान ली, समझ में आ गया। और फिर हमने क्या करा, इसको डबल कर दिया, 1 का क्या होगा 2 2 और यहाँ 2 हो गया। अब वो कह रहा है कि जो पुराना ट्राइंगल है और जो नया ट्राइंगल है उनके एरिया की रेशियो निकालो। क्या निकालो, रेशियो। अब आपकी मर्जी है कि इसने ये तो बोला नहीं कौन सा ट्रायंगल है, हीरो, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल नहीं बोला ना। हमने यहाँ पे तीनों सेम ले ली, इक्वल ले ली। अब आपकी मर्जी है, आप इक्विलेटरल ट्रायंगल से भी कर सकते हो या हीरोन फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो मैं आपको हीरोन फॉर्मूले से करवाता हूँ। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। टेकिंग फर्स्ट ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रायंगल हमने जब ले लिया तो उसमें एस कैसे निकालेंगे, a + b + c/2 होता है, तो तीनों 1 1 1 है, तो 3/2 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब एरिया निकालो,
एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस एस माइनस ए, क्योंकि देखो 4 नंबर का क्वेश्चन अगर मैं ए बी सी बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखूंगा तो उसमें भी ज़रा टाइम चला जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने टेकिंग फर्स्ट ट्रायंगल लिख दिया। एस कितना है 3/2, 3/2, ए क्या है 1, ठीक है। अब इसके हीरोन फॉर्मूले के ऊपर ज़्यादा नहीं बता रहा मैं, मुझे उम्मीद होगी आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। और मैंने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, बहुत सारे जो पेपर करवाए उनमें, तो आप उसमें देख सकते हैं। देखो इसका एल्शियम ले लो, 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो ये आ गया एल्शियम, तो आप सबको आता ही होगा, है ना। तो इस तरीके से, तो ये कितना बचा 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है। ये मुझे लगता है सबको आता होगा, इसलिए थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ। देखो 2 में से 1 बाहर आ गया, इस 2 में से 1 2 बाहर आ गया, ये सिर्फ 3 ऊपर अकेला रह गया, 3 अंदर रहने दिया, तो क्या आ गया 3/4, 2 दूनी 4 होगा, या यूनिट स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। यूनिट के ऊपर स्क्वायर लिख दो या स्क्वायर यूनिट लिख दो, इकाई लिख दो या वर्ग इकाई लिख दो, ठीक है। अगर इकाई लिखोगे तो उसके ऊपर आपको 2 लगाना पड़ेगा हिंदी वालों के लिए, ठीक है। अब हम लिखेंगे टेकिंग सेकंड ट्रायंगल, हिंदी वाले लिखेंगे त्रिभुज दूसरा त्रिभुज लेने पर, टेकिंग सेकंड ट्रायंगल। तो अब जब हम इसमें एस कैसे निकालेंगे, वही a + b + c, फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। रकम चेंज हो जाती है, फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, इस यही फ़ायदा होता है, ठीक है। अब देखो 3 मत लिख देना, क्या बच्चे 3 लिख देते हैं, 2 4 6/2 3 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब यह 3 आया, 2 4 6 को काटने पर आया, ठीक है, 2 3 6 होता है। अब एरिया निकालो, एरिया ए फॉर एरिया लिख दिया, ठीक है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अगर फिर भी किसी को बहुत ज़रा फास्ट लग रहा है तो 3 डॉट होते हैं यूट्यूब के अंदर, ठीक है, उसको दबाओ, स्पीड धीरे कर लो, अगर धीरे लग रहा है तो तेज़ कर लो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसलिए मैंने इजी सा क्वेश्चन लिए सबको एक जैसी वैल्यू दे दी, इससे क्या होगा कि हमारा इजी निकल जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा √3 आ गया, क्या आ गया √3 आ गया। अब क्या निकालना है, रेशो निकालनी है, रेशो, ठीक है। ये देखो ये बोला ना, रेशो ऑफ द न्यू ट्रायंगल एंड द ओल्ड ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ आप चाहे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, रेशो एरिया ऑफ ओल्ड ट्रायंगल, एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल, पूरा लिखना, ठीक है। ये ओल्ड है और ये न्यू है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। समझ में आ गई आपको। अब फटाफट बताओ एरिया ऑफ ओल्ड ट्रायंगल कितना निकाला है, √3/4 निकाला है ना, देख लो ये निकाला ना। अब उसके बाद इसने देखो जिसका नाम पहले लिखा है उसका आप ऊपर लिखना होगा, यहाँ लिखा है रेशो ऑफ न्यू ट्रायंगल, ऊपर लिखा है, पहले लिखा है तो मुझे न्यू ट्रायंगल ऊपर लिखना चाहिए था, ठीक है। तो मेरा नहीं तो एग्जामिनर गलत कर देगा, यहाँ न्यू ट्रायंगल ऊपर आएगा, और यह ओल्ड जिसका नाम पहले लिखा है उसको ऊपर लिखना होता है बच्चों, ठीक है। तो अब न्यू का नाम पहले लिखा है तो न्यू कितना है √3 अपॉन में, ओल्ड वाला कितना है √3/4, सुन रहे हो मेरी बात, √3/4। तो ये नीचे वाला उल्टा हो जाता है, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये जो चीज़ है ना ऐसे हो जाती है, ये ऐसे, तो 4/√3 हो जाएगा। तो √3 से √3 कट गया, कितना आ गया 4, तो 4 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा 4 गुना। मतलब अगर हम ट्रायंगल की साइड को डबल करेंगे तो जो एरिया होगा वो 4 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा 4 गुना, ठीक है, 4 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। उम्मीद करूँगा ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा इसमें भी और वाला क्वेश्चन है, देखो बच्चों के लिए कितना बेनिफिट कर रखा है कि भाई अगर टफ नहीं आ रहा तो इजी कर लो, ठीक है। बाकी है वो भी इजी है, लेकिन कई बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। 33 क्वेश्चन पे आ जाओ। अब 33 क्वेश्चन के और वाला कर रहे हैं। इसने बोला है, देखो क्वेश्चन देख लो पहले, इसने बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, पैरामीटर दे रखा है 200। अब आपको पता होगा रोम्बस की 4 साइड इक्वल होती हैं। अब 200 रुपये टोटल है, इमेजिन करो, और 4 जनों को बराबर बांटने हैं, तो कितने कितने दोगे, 50-50 रुपये दोगे ना। तो आपको पता लगे हर साइड कितने की, 50-50 की है। कह रहा है उसकी एक डायगोनल 80 की है, कितने की 80 की। अब रोम्बस बोला तो रोम्बस की फिगर बना लो, ठीक है। थोड़ा सा गलत बन गई है लेकिन तुम समझ जाना कि चारों साइड इक्वल होती हैं। अब उसने बोला है चारों साइड का टोटल 200 दे रखा है, पैरामीटर का मतलब टोटल साइड का बाउंड्री का टोटल होता है ना, तो 200 तो कितने कितने हो गए, 50-50 हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसने बोला एक विकर्ण 80 है, तो हमने अभी हमें नहीं पता बड़े वाला विकर्ण 80 है या छोटे वाला, हमने इसको 80 ले लिया, ठीक है भाई, समझ में आ गई। अब उसने बोला इसका एरिया निकालो, अगर एक का एरिया निकलेगा तो दूसरा एरिया इसके बराबर होगा, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर होगा। क्योंकि रोम्बस में जो डायगोनल होती है 2 ट्रायंगल को इक्वल, एक पूरे जो कोऑर्डिनेटर होता है उसको 2 इक्वल पार्ट में बांट देती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हीरोन फॉर्मूला। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ले लेंगे ABC, आप ADC भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। इन ट्रायंगल ABC ले लिया, तो अब हमने यहाँ लेट ले लिया, AB को क्या मान लिया, A मान लिया,
और ए कितना है 50। बी सी को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, वो कितना है हमारा 50। ठीक है, देखो है इजी क्वेश्चन। ए सी कितना है, सी कितना है 80। अब फटाफट एस निकाल लो। एस का मतलब क्या होता है, ए बी सी अपॉन में 2। ठीक है, 50 + 50 + 80 बटे में 2। ठीक है ना। अब ये कितना हो गया 180, 180 बटे में 2 यानी कि 90 आ गया। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो 90 - 50, 90 - 80, 90 - 50। ठीक है, तो आप यहाँ 50 यहाँ 80 लिख लो, जो दे रखा है वही लिख लो। 50 या 80 बात एक ही है, घटाएंगे तो वही आएगा। 90 में से 50 के कितने बचे 40, 90 में से 50 के कितने बचे 40, 90 में 80 के बचे कितने 10। ठीक है, उसके बाद आप इसके क्या कर दोगे, फैक्टर कर दोगे। अब देखो 1 2 3 4 जीरो है ना, तो 9 9 90 10 10 होता है, तो ऐसे कर लो। तो 9 का करो पहले, 3 3 9 हो गया। 4 का करो कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। 4 का करो कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। और कितनी जीरो, 1 2 3 4, तो इसको 10 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10। ये तरीका बताना, इससे थोड़ा इजी हो जाता है। बाकी आपकी मर्जी, आप पूरा पूरा खोल लो। ठीक है, जब मैं करवा रहा हूँ थोड़ा बेनिफिट दूंगा। अब देखो लाइन से तो अब लिख ही दिया, दोबारा लाइन से क्या लिखना है छोड़ो, है ना। तो इस तरीके से 2 3 में से 3 बाहर आ गया, यहाँ कर देता हूँ। 2 3 में से 3 बाहर आ गया। ठीक है, 2 2 में से 1 2 बाहर आ गया, 2 2 में से 1 2 बाहर आ गया, 2 10 में से 1 बाहर आ गया, 2 10 में से 1 बाहर आ गया। आपको पता ना, रूट से निकालने के लिए एक जना बाहर निकलता है। 2 में से 1 बाहर आ गया, 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 2 में से 1 बाहर आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप फटाफट इसके मल्टीप्लाई कर लो। देखो 2 दूनी 4, 4 3 12 और 1 2 जीरो लगा दो, हो गया ना। तो ये किस में दे रखा था, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब लिख दोगे एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों जो होते हैं इक्वल होंगे। क्योंकि देखो ये 50 है, 50 है, 50 है, 50 है, 80, तो इसका जो निकालेगा इसका भी वही आएगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो गया, आप 2 मल्टीप्लाई कर दोगे एरिया ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 1200 मल्टीप्लाई में कितना आ गया 2400 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई आपको, उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब 34 क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। हिंदी में क्या लिखेंगे, समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, ओ सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, पूरा पूरा लिखना। अब फटाफट क्वेश्चन पे आ जाओ। 34 पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देखो 34 क्वेश्चन है। इसने बोला है, पहले हिंदी में देख लो, 80 विद्यार्थी हैं। ठीक है, 80 विद्यार्थियों के गणित में 80 में से नंबर आए, 80 स्टूडेंट है और 80 में से नंबर आए हैं। अब इन्होंने कंडीशन दी है कि 50% वाला बच्चा ही पास होगा। 80 का आधा कितना होता है 40, जिसके 40 नंबर से ऊपर आएंगे वही पास होगा। यहाँ थोड़ा सा किसी बच्चे ने कटिंग वगैरह कर रखी है, तो हम इंग्लिश में देख लेते हैं। ठीक है, 40% मतलब 50% वाला पास है, यानी कि 40 नंबर से जिसके ज़्यादा आएंगे या 40 आएंगे वो पास हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसने बोला है कि गो टू पासिंग मार्क्स की, उस मतलब कितने बच्चे हैं जो पास हो गए हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी में आप डिटेल थोड़ी सी ऊपर लिख लेना, मैं सीधा कर रहा हूँ, सीधा लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ नंबर 1 लिख दिया, आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, गो टू पासिंग मार्क्स। अब मुझे बताओ कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने बच्चों 80 हैं, वो तो नीचे आएगा, टोटल तो नीचे आएगा। अब कितने बच्चे जो पास हो गए हैं, अब पास होने की कंडीशन क्या बोली थी 50%। क्या बच्चे 50% को 50 समझ लेते हैं, तो ये गलती करते हैं। अरे 50% बोला है तो 80 नंबर का आधा कितना हुआ 40 हुआ ना, तो 40 वाले कौन पास है। देखो ये 30 से ऊपर 31 आए नहीं किसी का, हमें इससे क्या लेने देना। ये 40 है, तो 40 से लेकर जितने भी ऊपर होंगे वो सब पास होंगे, क्योंकि 40 नंबर से नीचे आते ही देखो 80 का आधा 50% मतलब आधा है ना, 40 वाला ही पास है, और 40 से ऊपर वाले भी तो पास होंगे। तो 40 से ऊपर वाले कितने हैं, और 40 से 40 ऊपर वाले ये दोनों ही तो हैं, तो टोटल कितने बच्चे हो गए 43। बस आंसर आ गया। ठीक है, देखो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है इस क्वेश्चन को, क्योंकि सही से पढ़ते नहीं है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा था, इसलिए बता रहा था। अब उसने बोला वो बच्चा जो है फेल हो गया पास होने में, लाइन समझो, पास होने लायक ही नहीं है। अभी पास होने लायक कब नहीं होगा, जब 40 से नीचे आ गए। अब इस बच्चे के 30 आए, 28 आए, 29 आए, फेल तो है ही। ठीक है, अब कोई बच्चा 39 नंबर ला रहा है, फेल माना जाएगा, भले 1 नंबर से हुआ। तो कोई बच्चा 0 नंबर ला रहा है, वो भी फेल है। तो कितने फेल हैं टोटल, 18 19 को आप फटाफट जोड़ दो, 18 36 1 37 हो गए, तो 37 बटे में 80 आ गए। समझ में आ गया आपको। अब आगे पूछा है कि उसके 21 से भी कम आए हैं। ठीक है, थर्ड पूरी स्टेटमेंट लिखना है, ये थर्ड में लिख के आ जाना एग्जाम में, पूरा लिखना। ठीक है, तो 21 से कम आए, 21 से कम कितने 18 बच्चों के, 18 बटे 80 आ गया। क्लियर, बस इस तरीके से। अगर कैंसिल करना आता है, जो कट रहा है तो काट देना। ठीक है, अगर नहीं भी काटोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो अब ये जो फोर्थ जो है ना सेक्शन डी, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आज के लिए इतना बहुत है, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो रही है, ठीक है। तो आप इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करो जितना मैंने आपको करवाया, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो। और आपका रिस्पॉन्स इतना आ ही नहीं रहा, ठीक है, प्लीज़ करो ना सपोर्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।